हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीईटी डे 4। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस और तीसरा हम डिस्कस करेंगे सिटिंग एंड पजल्स। बेसिकली एक क्वेश्चन पजल का और सिटिंग और पजल के मिक्स वाले क्वेश्चन विद ब्लड रिलेशन। लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन के लिए बात करते हैं। ब्लड रिलेशन में आपको जर्नल टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे ब्लड रिलेशन है क्या? डेली डे लाइफ का टॉपिक। अगर मैं बात करना चाहूँ, हम 3 जनरेशन में बटे हुए हैं। अगर हम इस जनरेशन पे, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेल्फ, स्वयं, हमसे ऊपर कौन होते हैं जनरेशन में? फादर या फिर मदर। और हमसे ही और ऊपर कौन होते हैं? ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। अगर हम बीच वाली जनरेशन पे हैं, हमसे नीचे कौन हो जाएंगे? सन या फिर डॉटर। हमसे ऊपर कौन हो जाएगा? फादर या फिर मदर। अगर हम इस जनरेशन पे आ गए, सबसे ऊपर वाली फर्स्ट पे, तो हमसे नीचे सन एंड डॉटर और सबसे नीचे ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर्स। 2 बातें और ध्यान रखनी है। मेल के लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव सिंबल, फीमेल के लिए यूज करते हैं नेगेटिव सिंबल। दूसरा पॉइंट, हस्बैंड और वाइफ की बात जब भी होगी उन्हें सर्कल में रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है जो आपको यहां ध्यान रखनी है, एक वर्ड मिलता है रिलेटेड टू। इसके जस्ट बाद में जो पर्सन बैठा होगा, इस रिलेटेड टू के बाद जो भी बैठा होगा, हमें नहीं पता कि वो कौन होगा, जो भी पर्सन होगा उसे आप अपने आप को मान के चलेंगे सेल्फ। रिलेटेड टू के बाद वाले को क्या समझेंगे? सेल्फ। और यहां से आप अपने फर्स्ट पर्सन के लिए रिलेशन फाइंड करेंगे। ये बेसिक रूल्स हैं, बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान रख के चलेंगे। पहला रूल आप ध्यान रखेंगे, मेल के लिए पॉजिटिव, फीमेल के लिए नेगेटिव। हस्बैंड वाइफ को रखेंगे सर्कल में। और एक ये ध्यान रखेंगे, रिलेटेड टू के बाद जो भी पर्सन बैठा है उसे सेल्फ मान के चलेंगे। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन देते हुए, आंसर देते हुए गलती हो जाती है कि सन बताऊं या फादर बताऊं। क्लियर? तो ध्यान देंगे, जो भी रिलेटेड टू के बाद वाला होगा उसे खुद समझ के दूसरे तक जो रिलेशन बन रहा होगा वो आपका आंसर रहेगा। क्लियर? हमसे जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं। उतार लिया आप सभी ने? देखिए, पहले जब पेपर होते थे 2015, 13, 14, इनसे पहले इन सभी पेपर में आपको जो क्वेश्चन अराइज किए जाते थे उनमें होता था पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, राधिका सेड ही इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स फादर्स ओनली सिस्टर डॉटर्स। उस टाइप के पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, या आपको बल्क में पूछे जाते थे जिसे आप कोडेड ब्लड रिलेशन भी बोलते थे। ए स्टार बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए डिवीजन बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, मतलब कुछ कोड्स के जरिए। पर लास्ट ईयर प्रॉपर उसने क्वेश्चन पूछे, एक फैमिली का प्रॉपर जनरेशंस दे दिए और उसके बाद उस पर क्वेश्चन। जैसे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी, हु इज मदर ऑफ टी, T is son of L, who is son of M, M is husband of S, S is mother of U, U is वाइफ ऑफ टी, सॉरी टी नहीं पी, टी पहले आ चुका है, पी, पी हैज 2 चिल्ड्रन। आपको एक प्रॉपर फैमिली का बता दिया। अब इसमें इसके नीचे 3 क्वेश्चन एक साथ ही पूछता है। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन अराइज कर दिया उसने, मान लीजिए
हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ एम हाउ you related to C if R is one of children's of P, then how are related to M। इस टाइप से आपको क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम प्रॉपर पहले इन्हें बनाएंगे, आफ्टर देन इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जरा ध्यान दीजिए, जैसे उसने हमें ये स्टेटमेंट दे दिया, अब इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। A इज ब्रदर ऑफ B। अब देखो ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन पे होते हैं, अब ब्रदर है तो ए का जेंडर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ए ब्रदर है तो ए हो गया पॉजिटिव। यहां मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। बी इज फादर ऑफ सी, बी फादर है, पॉजिटिव हो गया क्योंकि फादर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव। किसके फादर हैं, सी के। अब कहता है हु इज मदर ऑफ टी। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो हु वर्ड होता है या एंड वर्ड होता है किस किस के लिए अप्लाई होता है, हु जस्ट नियर वाले के लिए और एंड बिल्कुल प्रॉपर वाले के लिए। तो अब यहाँ पे हु जस्ट किसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा, ये हु वर्ड सी के लिए। तो सी इज मदर ऑफ टी। टी इज सन ऑफ एल। अब टी बेटा है एल का, पॉजिटिव, किसका बेटा है, एल का। हु इज सन ऑफ, हु मतलब एल, एल इज सन ऑफ एम। एम इज हस्बैंड, हस्बैंड पॉजिटिव, किसके हस्बैंड है, एस के। तो हस्बैंड वाइफ को हमने किस में रखा, सर्कल में। जहां हस्बैंड वाइफ की बात हो जाए वहां कंफर्म हो जाता है कि जेंडर क्या है। आई बात समझ। जैसे ये था एम, एम इज हस्बैंड, तो मतलब ये मेल हो गया और ये क्या हो जाएगी, फीमेल। अब जैसे उसने बोला एस इज मदर ऑफ यू, यू इज वाइफ ऑफ पी। एस मदर है यू की और यू वाइफ है पी की। और पी हैव 2 चिल्ड्रन। अब ये नहीं पता कि वो दोनों कौन है, अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, दोनों बेटियां हैं, कुछ कंफर्म नहीं यहाँ पे। अब चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले एक पॉइंट यहां ध्यान दीजिए, टी बेटा है, सी उसकी मदर है, ये कौन हो जाएगा, फादर। कैसे, क्योंकि हमें जो 2 पर्सन से रिलेशन करना है, मैं सन किस किस का हो सकता हूं, मदर और फादर। सी को उसने डिफाइन कर रखा हु इज मदर ऑफ टी, और टी बेटा है एल का, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मदर है तो इसको क्या कर दिया, फादर, और ये आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। अब पहला क्वेश्चन अराइज किया, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ एम। एम के कितने बच्चे हैं, एक ये बेटी और एक ये बेटा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। डन। सेकंड उसने पूछा हाउ यू रिलेटेड टू सी। देखिए अभी मैंने बताया कि रिलेटेड टू, ये रिलेटेड टू है, इसके बाद कौन है, सी। यहां से कहां पहुंचना है, यू तक। तो सी पे हैं आप और आपको यू तक जाना है, ठीक है। आपके हस्बैंड की बहन क्या बोलोगे, सिस्टर इन लॉ, हिंदी में जिसको आप बोलते हैं ननद, सिस्टर इन लॉ। डन। चलिए तीसरा, इफ आर इज वन ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ पी, मतलब पी के बच्चों में आर एक बच्चा है। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ आर रिलेटेड टू एम, तो एम से किस पे आना है, आर पे। अब मुझसे नीचे मेरी डॉटर, डॉटर का ये बेटा है या बेटी, कंफर्म नहीं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे, ध्यान दीजिए, इसका आंसर लिखेंगे कांट डिफाइन। बट लास्ट 2016 के अंदर आरबीआई के एक एग्जाम में ऑप्शन में नीचे लिखा हुआ था आइदर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, क्लियर।
अगर आपके ऑप्शन में ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आइदर करके दे रखा है तो आप उसे क्लिक कर देंगे, नहीं तो किस पे कर देंगे, कांट डिफाइन या कांट डिटरमाइन, रिलेशन कैन नॉट डिफाइन। रिलेशन तो है पर आप उस रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे, रिलेशन कैन नॉट डिफाइन। ये थर्ड वन का आंसर रहेगा। डन, आया समझ। देखिए इस तरह के आपको वो क्वेश्चंस अप्लाई करवाएगा। आया सभी को समझ, कोई डाउट किसी को भी, एनी डाउट टू एनीवन? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A is brother of B, B is sister of T, T is mother of U, and daughter of L. L is father of M and husband of K. K is daughter of Q. Q is father of S. अब क्वेश्चन अराइज करता है, हाउ A related to S. Second question, how Q related to B. How A related to U. If E is husband of T, how T related, how E related to L. अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको एक रिलेशंस दिए और उसके बाद क्वेश्चंस। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। A इज ब्रदर ऑफ B, A ब्रदर है B का। A ब्रदर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। किसका ब्रदर है, B। B इज सिस्टर ऑफ T, सिस्टर तो फीमेल किसकी, T। T इज मदर ऑफ U एंड डॉटर ऑफ L, मतलब L इससे ऊपर चला गया। L इज फादर ऑफ M, L फादर है M के, एंड हस्बैंड ऑफ K, और पति हैं K के। ठीक है, यहां क्योंकि एंड दे रखा है, एंड किसके लिए जाएगा, फर्स्ट। जैसे यहां एंड था तो ये किसके लिए जाएगा, फर्स्ट। हमेशा ये दोनों पोजीशन फर्स्ट पर्सन के लिए काम करेंगे। अब उसके बाद उसने बोला एंड हस्बैंड ऑफ K, K इज डॉटर ऑफ Q, K बेटी है Q की। Q इज फादर ऑफ S, Q पिता है S के। क्लियर। अब आपके क्वेश्चंस, पहला हाउ A रिलेटेड टू S, यहां S कौन हो जाएगा, हम अपने आप को मानेंगे सेल्फ, स्वयं। यहां से आपको जाना है A पे। अब मैं यहां हूं, मेरी बहन, ठीक है, क्योंकि K इज डॉटर थी ना, ठीक है। अब मेरी बहन का ये सन है, क्योंकि ये सारे उसी के ना, K और L के बच्चे हैं, ये सन डॉटर जितने भी हैं। तो अब सिस्टर का बेटा, क्या बोलोगे आप इसको, नेफ्यू। इसका आंसर क्या लिखेंगे,
भतीजा या भांजा जो वर्ड यूज करते हैं, आई थिंक सो भांजा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक, क्योंकि इससे एक जनरेशन नीचे बैठा हुआ है। दूसरा उसने पूछा हाउ क्यू रिलेटेड टू बी। अब आपको यहाँ बी वाले पर्सन से क्यू तक पहुंचना है। अब देखो बी से आपको कहाँ जाना है, क्यू, मेरी मदर के फादर। अब मदर के फादर हैं, मदर के फादर क्या होते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर मदर से रिलेटेड कोई रिलेशन बनता हो तो मैटरनल वर्ड यूज करते हैं, फादर से रिलेटेड बनेगा तो पैटर्नल वर्ड यूज करेंगे। जर्नल तो हम ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यूज करते हैं, पर कई कई जगह एग्जाम में थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए पैटर्नल और मैटरनल वर्ड का यूज किया जाता है। डन। अब तीसरा उसने पूछा, इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं, मैटरनल ग्रैंड नेक्स्ट उसने पूछा हाउ ए रिलेटेड टू, प्लीज डिस्टर्ब ना कीजिए, हाउ ए रिलेटेड टू यू। अब आपको यू से ए तक जाना है, यू से ए तक। मदर के भाई क्या होते हैं, मामा, मैटरनल अंकल। जर्नल आप लोग अंकल भी यूज करते हैं, पर मैटरनल और पैटर्नल से डिफाइन हो जाता है कि मामा है या चाचा, क्योंकि ये मदर के ब्रदर हैं तो इसीलिए क्या दिया जाएगा, मैटरनल अंकल। जो तो बाप की साइड से है उसमें तो सीधा अंकल लिख देते हैं। हाँ जी, और अगर मदर की साइड से है तो मैटरनल वर्ड यूज कर देता है, तो इसीलिए हम प्रॉपर लिख लेते हैं मैटरनल अंकल। इट डिपेंड ऑन द योर ऑप्शंस, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन में। अगर मान लो वहां सिर्फ अंकल दे रखा है, मैटरनल वर्ड नहीं दे रखा, तो फिर तो अंकल ही दिया जाएगा। पर ऑप्शन में एक जगह दे रखा है अंकल और एक जगह दे रखा है मैटरनल अंकल, तो आपकी प्रेफरेंस किसको हो जाएगी, मैटरनल अंकल को। डन। अगला कहता है इफ ई इज हस्बैंड ऑफ टी। अब ई हस्बैंड हो गया टी का, एक कंडीशन डाल दी उसने। देन हाउ ई रिलेटेड टू एल। एल, एल की बेटी का घर वाला क्या बोला जाएगा, सन इन लॉ, दामाद। डन। आया समझ, कोई डाउट? देखिए ब्लड रिलेशन में आपको बस इसी टाइप के अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि एक ही क्वेश्चन दिया, उसी पे कुछ रिलेशंस फैमिली के होच पोच में दे दिए। एक ही फैमिली है, देखिए उन्हीं के ही चिल्ड्रंस हैं, ऊपर उन्हीं के ही पेरेंट्स हैं, और आपस में उस पर डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। लास्ट ईयर के प्रॉपर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन रखे गए। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोडिड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट से लास्ट काफी इयर्स में वो क्वेश्चन आया है, बल्क में आया था, तो क्या पता इस बार भी प्रोबेब आ जाए, तो वी शुड हैव टू बी डिस्कस वन क्वेश्चन ऑफ दैट। नहीं, इनपुट आउटपुट प्री एग्जाम्स में नहीं आते हैं। हाँ जी, इनपुट आउटपुट मेंस में आएंगे। स्टेटमेंट, अजम्पशन स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स कम से कम 10 से 12 नंबर के लिए मेंस में रहेंगे। सिलॉग्स नहीं, प्री एग्जाम में लास्ट ईयर नहीं आए, बट हम एक सर्कुलर में डिस्कस करेंगे जरूर। आप उसे प्रैक्टिस में लीजिए, कीजिए, हम लोग भी डिस्कस करेंगे पर एक लेवल से, कि क्योंकि पैटर्न चेंज होते सेकंड नहीं लगते। लास्ट ईयर उसने कुछ डाल दिया, अगर हम उसी के भी हाफ पे तैयार करते रहे और सभी चीजों को छोड़ के चले जाए तो इट्स विल बी नॉट गुड। मान लीजिए किसी पेपर में सिलॉग्स आ जाए, डिपेंड ऑन एग्जामिनर, उसका इस टाइम का व्यू क्या है, अभी सभी अनसर्टेन है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अभी हम किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, डिस्कस सभी करेंगे। ओके चलिए, अब जैसे कोडेड वाला क्वेश्चन होता है, ए स्टार बी, ए इज फादर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए इज मदर ऑफ बी, ए डिवीजन बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए हैश बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। जैसे मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट दी, इसमें देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह से स्टेटमेंट को यूज करता है। यहां तो जैसे जैसे ए और बी, तो आगे ए रख लिया, बी रख लिया,
ठीक है, ए एंड बी, मान लो ये दे देता ए डिवाइड बी मीन्स बी इज वाइफ ऑफ ए, तो ये किस तरह के हो गए, रिवर्स हो गए हैं तो ए बी, पर रिलेशन किस में दे दिया, बी और ए में, रिलेशन किस में दे दिया, उल्टे कर दिए, ये रिवर्स हो गए। क्लियर? तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या, अब जैसे नीचे वो क्वेश्चन पूछता है, इफ P star Q multiply B R multiply R division S hash T, how P related to T। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, आपको एक रिलेशन देके, अब आपकी स्क्रीन पे ये आपके डायरेक्शन में डिस्प्ले होते हैं, तो आप बार बार स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, एक काम करेंगे, आप सिंबल्स के साथ बस मतलब को ले लेंगे, फादर, जब आप पेपर का यूज कर रहे हैं उस पेपर पे लिख लेंगे मदर, सिंबल्स के साथ सिस्टर, आप इसे जिस शॉर्टकट में लिखना चाहें जो आपको बेस्ट लगता हो, जैसे फादर के लिए ओनली एफ उतार लिया, मदर के लिए एम उतार लिया, सिस्टर के लिए एस लिख लिया, जितना शॉर्टकट में आप लिख पाए उतना बेस्ट है, ब्रदर के लिए बी उतार लिया, इसके लिए वाइफ। पर यहां ध्यान दीजिए ये रिवर्स है, तो मैं इसको इस तरह से रिवर्स का सिंबल दे के चलूंगा, ताकि जब भी मैं इसको इसकी तरफ आऊंगा तो मुझे ध्यान रहे कि मुझे रिवर्स में इस रिलेशन को पढ़ना है, डायरेक्ट रिलेशन को नहीं पढ़ना। जैसे अब देखो क्या कहता है, पी स्टार, स्टार का मतलब है फादर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी डायरेक्शन में होगा और हर क्वेश्चन पे आपकी डायरेक्शन बदलेगी, दैट मीन्स वहां डिस्प्ले में नहीं होगी, तो वहां से टाइम बचाने के लिए हमने अपने पेपर पे इसका यूज कर लिया। अब स्टार का मतलब है फादर, पी फादर हैं क्यू के, फिर हम उसे ड्रॉ करेंगे, पी इज फादर ऑफ क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, क्यू इज मदर ऑफ आर, आर इज सिस्टर ऑफ एस, एस इज ब्रदर ऑफ टी, हमने जर्नल रिलेशन को बना लिया। हाउ पी रिलेटेड टू टी, तो यहां से यहां तक जाना है, हमसे ऊपर यहां पहुंचना है, हमसे ऊपर पेरेंट्स, उनसे ऊपर, तो आंसर क्या दे दिया जाएगा, ग्रैंड फादर। बट एक ध्यान दीजिए, मदर के रिलेशन से है तो क्या यूज करोगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। डन। देखिए ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको एक इक्वेशन दे दी और क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेकंड टाइप से इन्हीं क्वेश्चन में किस टाइप से करता है, इफ S division R, R hash T, T star M, M multiply Q, Q multiply S, F लिख लीजिए। Then which of फॉलोइंग इज ट्रू, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि नीचे कौन सा ट्रू है, नीचे कौन सा फॉल्स है, और नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे देता है आपको। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, एस इज फादर ऑफ टी, आर इज मदर ऑफ एम, टी इज मदर ऑफ क्यू, या आपको ये दे दे एस इज अंकल ऑफ एम, और नेक्स्ट आपको दे दे नन फॉलोज, नन ऑफ दीज। तो इन क्वेश्चंस में कैसे करना, वही है प्रॉपर आपको ड्रॉ करना है जिस हिसाब से हमने लास्ट क्वेश्चन में ड्रॉ किया था, एज इट इज उसे ड्रॉ करेंगे, फिर जो रिलेशन प्रूव हो रहा है आप उसे प्रूव करेंगे। जैसे हम ड्रॉ करते हैं डिवीजन, डिवीजन का मतलब सिस्टर, एस सिस्टर है आर की, आर हैश आर ब्रदर है टी का, टी फादर हैं एम के, एम आपकी मदर है क्यू की, और क्यू मदर है एफ की। अब देखो एस इज फादर ऑफ टी, नहीं एस इज ब्रदर, गलत हो गया, सिस्टर है, एस इज सिस्टर ऑफ टी, रॉन्ग।
आर इज मदर ऑफ एम, नहीं, आर उसके अंकल है एम का, तो ये भी गलत हो गया। टी इज मदर ऑफ क्यू, टी मदर क्यू नहीं है, टी क्यू की क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, मम्मी के पापा हैं, तो नाना जी, गलत हो गया। एस इज अंकल ऑफ एम, एस इज अंकल नहीं, आंटी हैं, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर किसको क्लिक कर देंगे, नॉन ट्रू। क्लियर, कोई भी बात सच्ची नहीं है वही चीज पर उसके ऑप्शंस में चेंज कर दिया। क्लियर, आया सभी को समझ? थर्ड टाइप से आपको क्वेश्चन अराइज करता है, इफ एल इज अंकल ऑफ टी, which of following option, which of the following shows this? क्या कहता है कि L is uncle of T, which of the following shows this? अब पहले क्या था, एक स्टेटमेंट देके रिलेशन पूछा था, अब रिलेशन देके किस स्टेटमेंट से होगा ये पूछता है, और नीचे आपको ऑप्शन में ऐसे दे दे, पहले ही सही है। चलिए अब इसको करना कैसे होगा, अब आप 4 के 4 ऑप्शन बनाने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक चीज को बहुत खास तौर पे ध्यान देंगे, जैसे हमें क्या प्रूव करना है, एल इज अंकल ऑफ टी, अंकल क्या होता है, मेल, मतलब एल का जेंडर क्या होना चाहिए, तो पहले 4 ऑप्शन में से आप चेक करना शुरू कर देते हैं कि किस किस में एल का जेंडर मेल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां हमने देखा हैश ब्रदर, तो ये पॉजिटिव होगा, डिवीजन का मतलब सिस्टर नेगेटिव, तो ये अंकल नहीं बन सकता, आंटी बनेगा किसी भी हालात में। मल्टीप्लाई का मतलब मदर फीमेल आएगा, तो ये भी अंकल नहीं बन पाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब हैश फिर आ गया ब्रदर, तो इनमें से 2 में से किसी एक ऑप्शन में आंसर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी एक को उठा लेते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को ही बनाना शुरू कर दिया, L इज ब्रदर ऑफ M, ठीक है, M इज सिस्टर ऑफ N, N इज मदर ऑफ R एंड R इज ब्रदर ऑफ T। तो पहुंच गए ना, T की माता का भाई अंकल हो गया, तो किससे प्रूव हो गया, फर्स्ट से। आई बात समझ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इस तरह से आप पहले जेंडर, एक बात और ध्यान देंगे, इफ वी फाइंड द जेंडर और दैट पर्सन ऑन लास्ट, जिस पर्सन का हम जेंडर पता करने आए हैं अगर वो लास्ट में है, उस ऑप्शन को पहले ही क्रॉस कर देंगे, वो कभी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बट इन केस ऑफ हस्बैंड वाइफ वो आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में हमें दोनों का जेंडर पता रहता है। जैसे मान लीजिए यहां मैं बात कर रहा हूं एल की, अगर एल यहां किसी ऑप्शन पे होता, मान लो मैं लिखता आर स्टार्ट, मान लो ये लिखा हो लास्ट में आर मल्टीप्लाई टी, एक चीज दे रखी है आपको, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, आर इज मदर ऑफ, अगर यहाँ एल होता आर इज मदर ऑफ एल, क्या एल का पता कर पा रहे हैं कि एल बेटा या बेटी,
तो जिसका हमें जेंडर पता करना है उसका तो हम पता ही नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अगर जिसका जेंडर पता करना हो वो लास्ट में दे रखा हो, उस ऑप्शन को पहले ही काट दीजिए, आपकी लिस्ट में से एक ऑप्शन कम हो जाएगा। बट अगर हस्बैंड वाइफ का केस होगा तो आप काट नहीं सकते, तो आपको उसको चेक करना ही पड़ेगा। यू शुड हैव टू चेक दिस ऑप्शन। डन, आई बात समझ। पर मोस्ट प्रोबेब यही होता है कि हस्बैंड वाइफ नहीं होता, जर्नल ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन होता है, वो ऑप्शन कट जाएगा। क्लियर। ब्लड रिलेशन से बस इन्हीं दो टाइप पे ही आपसे क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं बल्क में। रब कर दें। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन की अगर बेसिक बातों के लिए बात करूं तो सिर्फ 3 पॉइंट हमारे सामने आते हैं। एक तो आपको ये सब डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, एग्जैक्ट 90 पे होंगी। हल्का सा पॉइंट इधर या उधर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये दैट मीन टू बी से दैट अगर एग्जैक्ट 90 पे हैं ये दोनों पोल तो ये नॉर्थ और ईस्ट हैं। बाकी 1 से लेके 89 कितनी भी डिग्री हो ये सब जगह क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आती है राइट लेफ्ट क्रिएट करने में। तो आप ध्यान दीजिए, कभी भी कॉपी को मूव नहीं करेंगे, राइट हमेशा चलता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट चलता है एंटी क्लॉकवाइज। मीन टू बी से दैट आप अपने सामने समझ के चलिए कि घड़ी के 12 हैं, अगर आप 11 की तरफ गए तो वो लेफ्ट है, अगर 1 की तरफ गए तो वो, मान लीजिए मैं आपके सामने हूं और मैं सोचूंगा यहाँ सामने 12 हैं, अगर इधर टर्न कर जाऊंगा तो लेफ्ट, इस तरफ टर्न कर जाऊंगा तो है तो मेरे राइट लेफ्ट। पर जब हम मूवमेंट्स में चल रहे होते हैं, डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ना, तो वहां जाके कॉपी को घुमाना नहीं। जर्नल सोचो कि सामने ये क्या है 12, इधर ये लेफ्ट, इधर ये राइट। क्लियर। और तीसरा आपको ध्यान रखना है पीजीटी थ्योरम, जो आप पढ़ते थे पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जो यूज करते हैं, ये होता है आपका वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके लिए एग्जामिनर बोलता है, जिसको आप एच बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। एक बेस बन जाता है, एक परपेंडिकुलर बन जाता है, और आप यूज करते हैं फॉर्मेशन एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। डन, आई बात समझ। यहां से अगर बड़ी वाली साइड दे रखी है, कोई छोटी निकालनी है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। इस कंसेप्ट को आप यूज करते हैं। जस्ट ये 3 तरह के ही आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, 3 पॉइंट्स का ही आप यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। क्लियर। रब कर दूं। देखिए आपको जो डायरेक्शन के क्वेश्चन देता है वो कुछ पॉइंट्स और कुछ फ्यूजन्स के साथ देता है। जैसे आपको वो क्वेश्चन देता है B is 8 meter north of A, C is 9 meter west of B, D is 17 meter north of C, M is in north, sorry, M is in north of B, E is in 4 meter west of D। अब उसके बाद क्वेश्चन अराइज करता है, इफ F is 3 meter north of A, what is distance between B and F। सेकेंड क्वेश्चन अराइज करता है, in which direction
m with respect of c, इस टाइप से आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस पे क्वेश्चन अराइज कर देता है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ नहीं, ध्यान रखना जब डायरेक्शन की डायरेक्ट बात कर दे तो वहां सीधा एग्जैक्ट 90 ही होगा। आई बात समझ? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट को क्या यूज करेंगे, जैसे उसने बोला B इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ A, तो मान लो ये कोई A है, इसका नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर, तो एग्जैक्ट ऊपर की तरफ यहाँ कहीं पे हो गया B, इनका डिफरेंस कितना है? 8 डिस्टेंस। C इज इन 9 मीटर वेस्ट ऑफ B, अब B का वेस्ट किधर है? तो यहाँ 9 मीटर पे कोई C है। D इज 17 नॉर्थ ऑफ C, ठीक है, C का नॉर्थ तो ऊपर है, यहाँ कहीं पे 17 लेने के बाद D है। डन। उसके बाद कहता है M इज इन नॉर्थ ऑफ B, अब B का नॉर्थ तो ये सारा ऊपर जितना भी नॉर्थ है, ये सारा पॉइंट आपका नॉर्थ है, किधर भी M हो सकता है, अभी हमने यहाँ लेट कर लिया। डन। उसके बाद कहता है E इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ, तो D का वेस्ट यहाँ है, 4 मीटर पे E हो जाएगा। क्लियर? अब उसने क्वेश्चन अराइज किया, इफ F इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ A, देन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन F एंड B। अब यहां से ये 3 मीटर ऊपर चला जाऊं, यहां पे कोई F आ गया, अब ये टोटल डिस्टेंस था हमारा 8, 3 यहां चला गया तो ये कितना बच जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर? अब उसने पूछा व्हाट इन विच डायरेक्शन M विद रिस्पेक्ट ऑफ C। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ ना M जो है B से नॉर्थ में है, पर कितने नॉर्थ में है कंफर्म नहीं, नॉर्थ में मतलब इससे स्लाइड भी ऊपर होगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, आई बात समझ? अगर मान लो इसमें एक क्वेश्चन वो अराइज करता, इफ ए पर्सन मूव साउथ ऑफ M आफ्टर 8 मीटर टर्न टू राइट and reach to point D, turn to right and reach to point D, then what is distance between A and M। लास्ट ईयर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए उसने कहा इफ ए पर्सन मूव्स साउथ ऑफ M आफ्टर 8 मीटर टर्न्स टू राइट एंड रीच टू D, मतलब साउथ में आने के बाद अगर राइट में टर्न ले जाएगा तो D पे पहुंचता है, तो कहता है इन विच देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड M, तो A और M के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो यहां जरा ध्यान दीजिए, अब कंडीशन में थोड़ा सा चेंज आया, ये चीज तो आपकी सेम रहेगी जो एज इट इज थी। मान लीजिए आपका ये था A के नॉर्थ में ऊपर की तरफ कौन है? B, यहाँ डिस्टेंस 8, इसके राइट में कौन था? वेस्ट में कौन था? C, डिस्टेंस कितना है? 9। C के नॉर्थ में कौन है? D का डिस्टेंस कितना था? 17। अब इसके अगला पॉइंट ये था ना, B के नॉर्थ में ऊपर हमें नहीं कंफर्म है अभी, अगला पॉइंट दिया E इज इन 4th वेस्ट ऑफ B, तो यहाँ पे आ गया आपका E, ये 4। अब मान लो आपका M यहां कहीं होगा, क्यों होगा? क्योंकि M के साउथ में 8 आने के बाद अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो D पे पहुंचते हैं, इसका मतलब कंफर्म है कि ये उससे ऊपर है। तो अब A से M का डिस्टेंस निकालना है, ये 17, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस 8 है, ये भी कितना है? 8 and 8 16 and 7 टोटल कितना हो गया? अब वो ये पूछ लेता व्हाट इज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ M, तो M के रिस्पेक्ट में कौन सी है? तो M सेंटर का हेड हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका?
एनी डाउट टू एनीवन? किसी तरह का किसी को कोई संदेह? क्लियर? आया समझ? डायरेक्शन में आपको कुछ इसी तरह के पॉइंट्स देके क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट पूरे जितने भी सेशन 16 में आपसे क्वेश्चन पीओ लेवल में पूछे गए सभी क्वेश्चन इसी टाइप से थे। एनी डाउट टू एनीवन? कोई कुछ पूछना चाहे? इसे दोबारा कर दूं? ध्यान दीजिए, उसने क्या दिया, B इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ A, मतलब यहाँ कोई A है, इससे नॉर्थ की तरफ चले तो 8 जाने के बाद A आपको B मिलेगा। अब C B के वेस्ट में 9 पे है, तो B से वेस्ट की तरफ चले तो 9 पे कौन मिला? C। अब C से 17 मीटर नॉर्थ की तरफ चले तो कौन मिला? D। D के वेस्ट में 4 पे कौन है? E। और वो कहता है कि M इज नॉर्थ ऑफ B। नॉर्थ ऑफ B ऊपर सारा ही नॉर्थ है, किधर भी नॉर्थ हो सकता है। जब मैं इस तरह से खड़ा हो गया तो मेरे आगे जितना भी डिस्टेंस है सारा मेरा क्या है? नॉर्थ। डन। अब आपका क्वेश्चन है इफ M इज 3 मीटर, F इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ A, तो A से ऊपर कहीं पे 3 मीटर बाद एक F मिल जाता है। तो B और F के बीच में डिस्टेंस पूछ लिया, टोटल 8 था, 3 कट गए तो बच कितना गया? 5। तो आंसर कितना आ गया? 5। दूसरा उसने पूछ लिया इन विच डायरेक्शन M विद रिस्पेक्ट ऑफ C। अब इससे स्लाइड ऊपर आप तो बिल्कुल ही श्योर हो गया, कौन सी डायरेक्शन मिल चुकी है आपको? कौन सी डायरेक्शन मिली है यहां से? नॉर्थ ईस्ट। डन। ये नॉर्थ ईस्ट आया कैसे, इस बात को ध्यान दीजिए, हमने डायरेक्शन पढ़ रखे हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये होता है साउथ ईस्ट। हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट 90 हो तब ये नॉर्थ और ईस्ट होते हैं, हल्का सा भी ऊपर एक स्लाइड पॉइंट ऊपर भी आ गया तो भी क्या हो जाएगा? वो नॉर्थ ईस्ट। डन। अब कहता है अगर एक पर्सन एम से साउथ की तरफ, साउथ मतलब नीचे की तरफ मूव करे 8 और एक राइट टर्न लेके पहुंचे तब वो बी पे जाता है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट बी से भी 8 मीटर ऊपर कौन है? एम। तो ए से एम का डिस्टेंस बताना है। 8 और 8 16 एंड 17 टोटल कितने हो गए? 33। अब वो अगर इसमें पूछ लेता कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट ऑफ एम, तो एम से आपको ई तक पहुंचना था, तो ये नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन देता है वो पर्संस की आपस में थिंग्स के बारे में देता है। जैसे लिखिए देयर आर 6 पर्सन A, B, C, D, E and F. E having more sweets than D and A, D and B. A is having less than D. B is not having least sweets. C has more than E but not maximum. A has 7 sweets. अब उसके क्वेश्चंस देखिए, इफ D has 12 then how many have between A and D? What is the difference between E and A
A sweets. Who has highest स्वीट्स? देखिए लास्ट ईयर के एग्जाम में मिसलेनियस में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे। एजिज में, थिंग्स में स्वीट्स लगा लीजिए, एजिज लगा लीजिए। कहीं पे ऐसा क्वेश्चन था कि हाइट दे रखा था, ए इज मोर हाइट देन दिस, और मार्क्स पे क्वेश्चन 6% या 5% मार्क्स दे दिए कि ए के मार्क्स उससे ज़्यादा है पर उससे कम नहीं, उससे उसके उतने हैं। फिर लास्टली वो कह देता है कि अगर इसके इतने मार्क्स हैं तो हाईएस्ट मार्क्स होने के लिए क्या, नीचे ऑप्शंस दे दिए लोएस्ट। जैसे इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जर्नल व्यू करने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा E having more sweets than D and B। अब जो E के पास है ना, D और B से ज्यादा है, E has more than D and B, पर D और B में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया A has less than D, A के पास D से कम है। नेक्स्ट बोला B is not having least sweets, बी के पास 1 2 3 4 5 6% है, तो ये सीट बी के लिए नहीं हो सकती। सी हैज मोर देन ई, सी के पास ई से ज्यादा है, सी हैज मोर देन ई, बट नॉट द मैक्सिमम। मैंने आपको बताया था कि बट वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, पहले के लिए, पर सी सबसे पहले नंबर पे भी नहीं आ सकता। डन। अब उसने कह दिया ए हैज 7 स्वीट्स, अब ए के पास 7 होंगी। अगर मैं मार्क करना चाहूं, मान लो ये आपका पर्सन है सी, सी की ज्यादा किससे है, ई से, ई की ज्यादा है डी और बी से, ठीक है। तो ई की ज्यादा डी से हो गई, और बी सबसे लिस्ट पे तो हो नहीं सकता, तो बी, और इसकी किससे होनी चाहिए, ए से। सबसे हाईएस्ट कौन हो गया, एफ। तो ये हमारे पर्सन्स हो गए, सबसेट हो गए। अब पहला कहता है इफ डी हैज 12 स्वीट, डी के पास 12 हैं, एंड ए हैज 7 स्वीट्स, तो ए के पास कितनी है, 7। तो हाउ मेनी हैव देम, उनके बीच में कितने पर्सन है, 1। ठीक है, उनके बीच में एक ही पर्सन है ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड ए स्वीट्स, ई और ए की स्वीट्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई एंड ए स्वीट्स। अब देखो ई एंड ए स्वीट्स, ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे। कैसे, जैसे आपका ऑप्शन ए लिखा हो 12, सॉरी नहीं, इसमें कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, सॉरी इसमें दिया होगा आगे, जैसे इफ ई हैज 4 more than D, 4 more than D, या अब D के पास कितनी थी, 12, 12 से 4 कितने हो गए, 16, 16 एंड 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9। हु हैज हाईएस्ट स्वीट, सबसे ज्यादा किसके पास है, F, तो आंसर कौन हो जाएगा, डन। इसी तरह से एजिस पे, स्वीट्स पे, हाइट पे, मार्क्स पे आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जर्नल क्या है, बस पढ़ती हुई इंफॉर्मेशन को एक बार साइड में जज कर लो, आफ्टर देन उन्हें फाइनलाइज कर लो। ये क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, इजी होते हैं, 2 मार्क्स, 1 मिनट का क्वेश्चन अगर आप इसे प्रॉपर मैनर से करेंगे। क्लियर। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब अपना सिटिंग और पजल्स, जिनके क्वेश्चंस के रिगार्ड में अभी हम बात भी कर रहे थे कि इन क्वेश्चंस को करना है। IJKLMNO 8 पर्सन हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं, इक्वली डिस्टेंस है। देखिए इसे करने के लिए ना आप सभी हमेशा पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशंस को लिखिए। जैसे उसने पहली इंफॉर्मेशन दी M इज थर्ड राइट ऑफ H, थर्ड राइट ऑफ H। सेकंड इंफॉर्मेशन दिया M इज स्टैंडिंग ऑन द वन कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर पे M होगा, चाहे वो ये कॉर्नर हो चाहे वो ये कॉर्नर हो। 8, 1 2 3 पढ़ लीजिए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। अब तीसरा पॉइंट उसने दे दिया आपको L इज थर्ड लेफ्ट ऑफ H, L इज थर्ड लेफ्ट ऑफ H, द इमीडिएट नेबर ऑफ J फेसिंग टू नॉर्थ, J के दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देखेंगे,
मतलब क्या हो गया, अब 8 पर्सन बैठे हैं, कुछ इधर देख रहे हैं कुछ उधर, मतलब ऊपर वाले तरफ नॉर्थ हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, ठीक है। अब कंफर्म नहीं है कौन कहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट उसने दे दिया, एन इज नॉट नेबर ऑफ एच। नेक्स्ट, द पर्सन स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम साइड्स बोथ आर फेसिंग, मतलब जो एक्सट्रीम साइड पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे, या तो दोनों एक ही तरफ देख रहे होंगे या दोनों इस तरफ से देख रहे होंगे, ये एक ही हो सकती है बात। अगली बात कहता है द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच का जो इमीडिएट नेबर है, कोई भी हो वो इमीडिएट नेबर, द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसिंग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम, मतलब जो एम की डायरेक्शन आएगी उसके उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में देखेंगे एम के साथ, मतलब ये एक इंटरलिंक कंडीशन होगी एम के साथ से। अगला पॉइंट कहता है द अपोजिट, द नेबर ऑफ ओ इज अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब ओ का एक पड़ोसी अगर ऊपर देख रहा है तो दूसरे पड़ोसी को कहां देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। वन द इमीडिएट नेबर ऑफ एल इज के, मतलब एल का कोई भी एक पड़ोसी के है, वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, पर के को होना है। हु इज फेसिंग टू नॉर्थ, मतलब के का फेस नॉर्थ में, यहां से एक ये फिक्स आ गया। अगला पॉइंट दे दिया, आई इज स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड एल, आई जो है वो जे और एम के बीच में होना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है नो मोर, नॉट मोर देन 4 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में कितने पर्सन ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4, इसका मतलब नॉर्थ में कितने होंगे, 4, और 4 ही पर्सन कहां पे होंगे, साउथ में। अब सारी इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। मैंने एक चीज का ध्यान दिया, एम 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 से लिंक, एम से लिंक एच का है, एच से लिंक एल का है, एम से पर्सन है। मैंने एम के लिए 2 पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉर्नर पे है, एक्सट्रीम कॉर्नर पे, या तो वो इस कॉर्नर पे होगा या फिर इस कॉर्नर पे होगा, एक ही तरफ कॉर्नर पे हो सकता है। मान लीजिए हमने एम को इस कॉर्नर पे मान लिया, अब कॉर्नर्स पे मान लिया, अब वो कहता है थर्ड राइट ऑफ एच, एच का थर्ड राइट होना चाहिए, एम इज थर्ड राइट ऑफ एच, तो इसका मतलब एच को यहीं कहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो आपका एच यहां है, एच का मुंह नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगर मान लो इसको हम इधर ही नॉर्थ मान के चले, तो हमने पढ़ा था कि दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर वाले एक ही तरफ देखेंगे, मान लो ये नॉर्थ में है तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ में। अब एच का मुंह अगर हमने बाहर की तरफ लिया है तो एच के थर्ड लेफ्ट में कौन है, एल, तो 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, एल। अब एल के रिगार्डेड एक पर्सन बात बोल रही थी कि एल का एक पड़ोसी कौन है, के, जो कहां देखता है, नॉर्थ की तरफ, वो पड़ोसी अभी यही हो सकता है क्योंकि इसका फेस नॉर्थ की तरफ है। डन। चलिए अगला पॉइंट उसने आपको ये दिया कि एन, नेक्स्ट जे और एम वाली बात, जे एम के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, उसका नाम है आई। अगला पॉइंट उसने दिया एन इज नॉट नेबर ऑफ एच, एन इसका पड़ोसी नहीं है, एन आ गया यहां पे। डन। चलिए अब लास्ट पर्सन कौन बच गया आपका, ओ, इसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन हो गए सेट। अब देखो पर्सन तो हमने सेट कर लिए, क्या हमारी सारी यूज हुई, देखो यूज तो कितनी इंफॉर्मेशन हुई है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन यूज है जिनमें मैंने टिक मार्क किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 6 एक यूज कर ली। अब ये बाकी इंफॉर्मेशन किसके काम है, फेस बताने के लिए। ओ के नेबर्स के जो फेस हैं अपोजिट में होने चाहिए, अगर इसका बाहर है तो इसका कहां होना चाहिए, अंदर की तरफ। क्लियर। एन, एम का जो फेस है एच के पड़ोसियों का भी उधर ही होना चाहिए, यही दे रखा है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो एम का अंदर है तो एच के दोनों पड़ोसियों का कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ हो गया। क्लियर। उसके बाद आपको और कोई इंफॉर्मेशन, हाँ, जे के जो नेबर्स हैं उनको कहां देखना है, जे का किसी एक नेबर, दोनों नेबर्स को सेम डायरेक्शन में देखना है, ये दे रखा ना, जे इज नेबर। अब जे का एक पड़ोसी बाहर देख रहा तो दूसरा भी कहां देखेगा, बाहर, और ये कहां हो गया, अंदर। 4 पर्सन हो गए नॉर्थ की तरफ देखने वाले। क्लियर। कोई डाउट किसी को,
जेके वाले में सर क्या सर? एक नॉर्थ देखा ना जे का इमीडिएट नेबर में। सर क्या स्टेटमेंट थी, पढ़िए उस स्टेटमेंट को। द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेस नॉर्थ। नेबर्स आर फेसिंग टू नॉर्थ, जे के दोनों नेबर्स को नॉर्थ, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर गया, गलत हो गया। फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की ओर चलेंगे, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हट, चलिए अब हम m को इधर लेके सॉल्व नहीं कर पाए, तो दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी, m आएगा यहां पे, अगर m इधर होगा तो h को अब पिछली बार हमने h का फेस बाहर लिया था ना, तो इस टाइम हमें h का फेस कहां लेना होगा, ऊपर की तरफ। ये हो गया 1 2 3 थर्ड राइट में, m के थर्ड राइट में h, h के थर्ड लेफ्ट में l, h यहां है 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में कौन आ गया, l का भी फेस हमें नहीं पता। अब m का मुंह अंदर है तो इसका भी मुंह अंदर होगा, और m का एक नेबर कौन है, k। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया h और m के बीच में, सॉरी j के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, वो है i। j के दोनों नेबर्स का फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, इसका नॉर्थ की तरफ है तो इसका भी कहाँ हो जाएगा। अब यहाँ हमें कंफर्म हो गया कि नॉर्थ में 4 फेसिस आ गए, तो ये चारों फेसिस कहाँ हो जाएंगे, साउथ में। ठीक है, एन एच का पड़ोसी नहीं है, एन यहाँ आ जाएगा, पर्सन बच गया आपका ओ, हो गया। देखिए एच के दोनों नेबर्स एम के अपोजिट देख रहे हैं, ये अंदर देख रहे हैं तो देखो दोनों अपोजिट बाहर देख रहे हैं, कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये कंडीशन देखो, ओ के नेबर एक अंदर देख रहा है एक बाहर देख रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गए। तो अब इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक। यही मैं आपको शो करना चाहता था कि एम्बिगियस क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होंगी आपके पास, एक पॉसिबिलिटी से चलना होगा, और फाइनलाइज एक पॉइंट पे हमें जाके लास्ट में पता चला कि वो पॉसिबिलिटी क्या थी हमारी, गलत, और दूसरे वाली क्या हो गई, डन। आया समझ। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन हो, हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ दिस, हु इज थर्ड राइट ऑफ दिस, आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। एनी डाउट टू एनीवन? यस मैम। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें फेस किसी का भी फेस नहीं पता। मैम यहाँ भी नहीं हमें किसी का पता था, एम का हमें कोई फेस नहीं पता था जिससे हमने स्टार्टअप लिया। जैसे हमें यहाँ पे के का पता था मैम बट पर हमने के से स्टार्ट तो नहीं लिया ना, के का तो कोई लिंक भी नहीं था उसमें जाके, समझ रहे हैं ना, ऐसा होगा। अब इस क्वेश्चन में भी जहां से हमने स्टार्टअप लिया वहां फेस नहीं पता है, तो वहां दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होंगी, एक बार अंदर की तरफ एक बार बाहर की तरफ। यहां हमें हेल्प क्या मिली कि एम के रिगार्डेड में 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन थी, तो उन चारों को एक साथ इकट्ठा पढ़ते हुए मैंने दो पॉसिबिलिटी में क्रिएट कर दिया। इसीलिए आप हमेशा पहले पूरी इंफॉर्मेशन को लिखिए, एक पर्सन के रिगार्डेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन्हें करते हुए आप क्वेश्चन को बनाइए, वहां से पॉसिबिलिटीज कम बनेंगी, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे अब सेकंड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आया, टेन फ्रेंड्स इन 2 पैरेलल लाइंस 5 इन ईच। अब इसके बाद उसने कुछ नेम्स दिए, रो 1 जिसमें नेम क्या है, अमिताभ अक्षय, राकेश आरती राकेश, रितेश, सिटिंग ऑल ऑफ देम फेसिंग टू साउथ। तो ये हमारे जो ऊपर बैठते हैं ये होते हैं साउथ फेसिंग, और जो यहाँ नीचे बैठते हैं ये होते हैं नॉर्थ फेसिंग। अब 1 2 3 4 5 अब इस लाइन के अंदर किस किसने बैठना है, अमिताभ, रितेश, अक्षय, और आपको नेम दिए गए राकेश एंड आरती। नीचे वाली लाइन में बोला सेकंड, इसको दिया रो नंबर 1, इसको नाम दिया रो 2, और इसमें पर्सन्स के नाम आपको दिए गए जया, पूनम, ट्विंकल, गौरव एंड जेनिलिया। दे आर डिफरेंट सिटीज। अब 10 सिटीज के नाम भी आपको दे दिए,
मेरठ, गुड़गांव, बेगूसराय, हाजीपुर, नोएडा, कटक, बनारस, हरिद्वार, इलाहाबाद एंड मेहंदीपुर। ये आपको 10 नाम ये दे दिए, 10 पर्सन्स के नाम दे दिए। अब वो कहता है कि ये 2 पैरेलल लाइंस में बैठे हैं, एक में 5, एक ऊपर वाले साउथ फेसिंग है, दैट मीन्स वो इधर देख रहे हैं, ये नॉर्थ फेसिंग है, ये पर्सन्स ऊपर देख रहे हैं। फर्स्ट लाइन जैसे ही उसने बोली, पहली लाइन उसने बोली देयर आर 2 पर्सन बिटवीन द मेरठ पर्सन एंड द वन हु सिट ऑन द एक्सट्रीम। मेरठ हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम, मतलब जो मेरठ वाला है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे होना चाहिए। मान लीजिए ये मेरठ वाला एक्सट्रीम कॉर्नर पे हमने ले लिया। अब उसके 1 और 2 यहाँ पे क्या हो गया, रितिश, क्योंकि उसके रितिश के बीच में 2 हैं। जया हु इज इन द मिडल ऑफ लाइन, लाइन का मिडल ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया जया इज इन मिडल इज नॉट नेबर ऑफ पूनम हु इज नॉट फ्रॉम मेहंदीपुर, मतलब इसकी पड़ोसी पूनम नहीं है, और पूनम कहां से नहीं हो सकती, मेहंदीपुर, और इसके पड़ोस में भी कहीं पे पूनम नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया जेनेलिया इज सिटिंग एक्सट्रीम एंड। अब देखो जेनेलिया एक्सट्रीम एंड पे बैठती है, तो जेनेलिया कौन सी, नीचे वाली लाइन पे है। एक्सट्रीम एंड ये भी हो सकता है, एक्सट्रीम एंड ये भी हो सकता है। बट कहती है रितेश फ्रॉम नोएडा एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन हु इज फ्रॉम गुड़गांव इमीडिएट नेबर ऑफ पूनम। अब पूनम के इमीडिएट नेबर वाले को देखना है उसने, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी पूनम के इमीडिएट नेबर को रितेश ने देखना है, तो इसका मतलब इस कॉर्नर पे कौन हो जाएगा आपका, पूनम। इस कॉर्नर पे कौन बैठेगी, पूनम, क्योंकि पूनम को कहाँ देखना है, पूनम के इमीडिएट नेबर वाले को किस पर्सन ने देखना है, रितेश ने। इमीडिएट नेबर को कौन देख रहा है, रितेश। अब जेनेलिया एक्सट्रीम कॉर्नर पे है, पूनम बैठ चुकी, जया बैठ चुकी, तो ये आ गई जेनेलिया। जेनेलिया के लिए एक्सट्रीम कॉर्नर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसी में ही क्या थी, रितेश हु इज फ्रॉम नोएडा, ये हो गया नोएडा। रितेश हु इज फ्रॉम नोएडा, रितेश नोएडा से हो गया। अब हमें नोएडा वाला पता चल गया कि वो रितेश है। और इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम गुड़गांव। अब इमीडिएट राइट, ऊपर वाली लाइन में राइट लेफ्ट होता है, तो यहाँ पे आपका गुड़गांव वाला पर्सन बैठेगा। तो यहाँ से गुड़गांव वाला पर्सन की सीट फिक्स हो गई, मेरठ वाले की फिक्स हो गई, नोएडा वाले की फिक्स हो गई, पूनम आपकी मेहंदीपुर से नहीं है। अगला कहता है राकेश इज नॉट सिट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब राकेश इस लेफ्ट पे नहीं बैठता है। अगली बात वो कहता है जया इज नॉट फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद से जया नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर इज वन पर्सन बिटवीन आकाश एंड आरती हु इज फ्रॉम मेरठ। हु मतलब आरती, तो आरती हो गई आपकी मेरठ से, आरती भी बैठ चुकी है। और आरती और उसके बाद दूसरा पर्सन दे रखा है अक्षय, AKSHY, अक्षय यहां आ गया, डन। अब रितेश एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं बैठ सकता, और राकेश। अगला पॉइंट देते हैं गौरव फ्रॉम कटक इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम मेहंदीपुर, तो मतलब ये मेहंदीपुर से नहीं है, शायद गौरव यहां भी हो सकता है, गौरव यहां भी हो सकता है। एंड डजंट फेसिंग टू द पर्संस ऑफ। अब ये वाली इंफॉर्मेशन हमने दी, उसने गौरव जो होगा आपका खुद तो यहां से हो जाएगा। और क्या कहता है, गौरव फ्रॉम कटक इज इमीडिएट नेबर ऑफ फ्रॉम मेहंदीपुर एंड डजंट फेसिंग टू द पर्सन ऑफ बेगूसराय, और उस पर्सन को नहीं देख सकता जो कहां से है, बेगूसराय से। और वो नेबर किसका है, मेहंदीपुर वाले का।
ट्विंकल हु इज फ्रॉम हाजीपुर इज नेबर ऑफ पर्सन हु इज फ्रॉम इलाहाबाद। अब ये इलाहाबाद से नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी को इलाहाबाद का होना पड़ेगा, क्योंकि पूनम जो ट्विंकल है वो नीचे वाली लाइन में किसी जगह पे बैठती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हु इज टर्न फेस टू द इमीडिएट नेबर पर्सन ऑफ नोएडा। अब क्या बोला कि जो नोएडा के इमीडिएट नेबर है। अब नोएडा के इमीडिएट नेबर कौन है, या तो आपका गुड़गांव वाला या फिर इधर दूसरे वाला पर्सन। अब उसको कौन देखेगा, अब वो तो यही है क्योंकि इधर तो जया जो कि इलाहाबाद से नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इलाहाबाद से पूनम हो जाएगी। अब पूनम हो जाएगी इलाहाबाद से तो ट्विंकल आ जाएगी यहां पे, क्योंकि अगर ट्विंकल यहां बैठेगी तो उसके दोनों पड़ोसी, एक गुड़गांव से हो जाएगा एक मेरठ से, पर यहां हमें दिया ट्विंकल जो कि कहां से है, हाजीपुर से। अब ट्विंकल के लिए भी फिक्स हो गया हाजीपुर, हाजीपुर भी हट गया, ट्विंकल हो गई हाजीपुर से। अब उसके साथ उसने क्या, इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम इलाहाबाद, तो ये इलाहाबाद से नहीं हो सकती, तो यहां से कौन हो जाएगी, पूनम हो जाएगी इलाहाबाद से। हु इज टर्न फेस इमीडिएट नेबर ऑफ नोएडा, जो कि नोएडा के पड़ोसी को देख रही है, तो यहां से हमें क्लियर हो गया। यहां से इनका लास्ट पर्सन बच गया गौरव, जो कि यहां आ जाएगा GO, गौरव आ गया आपका यहाँ पे। गौरव कहाँ दे रखा है, कटक से दे रखा है, तो इसको यहाँ लिख दिया हमने। अब गौरव के सामने वाला बेगूसराय से नहीं है तो बेगूसराय से पर्सन हो जाएगा ये वाला। चलिए बेगूसराय वाला भी फाइनल हो गया। अब हमारे पास बनारस हरिद्वार बच गया, इलाहाबाद हमारा जा चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनके पर्सन्स बचे हुए थे 2। अब गौरव के पड़ोसी को कहाँ से होना है, मेहदीपुर से, तो ये तो हो नहीं सकती, वो पड़ोसी कौन हो जाएगा, जेनेलिया वाला। अब कहता है राकेश इज नॉट फ्रॉम बनारस, जेनेलिया इज नॉट फ्रॉम हरिद्वार, तो अब जो राकेश है वो कहाँ से है, राकेश इज नॉट फ्रॉम बनारस, तो यहाँ बनारस आ पाएगा, तो इसका मतलब राकेश बैठेगा यहाँ पे। इस वाली लाइन का पर्सन बच गया आपका अमिताभ, ये बैठ गया यहां से। अब जेनेलिया हरिद्वार से नहीं है तो हरिद्वार से कौन हो जाएगा आपका, हरिद्वार से पर्सन हो जाएगा आपका जया। अब बनारस से कौन हो जाएगा, अमिताभ। बची हुई जगह कौन सी है, मेहदीपुर। वैसे भी क्योंकि गौरव का एक पड़ोसी मेहदीपुर से होना चाहिए था, इधर वाला हो नहीं सकता था, तो मेहदीपुर से कौन हो जाएगा, ये। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसमें आपको 5 पर्सन ऊपर वाली लाइन में, 5 ही नीचे वाली लाइन में, और 10 आपको दिए गए थे जगह के नाम। पूनम हो नहीं सकती थी, हमें जब क्लू मिला था लास्ट, ट्विंकल हु इज फ्रॉम हाजीपुर एंड इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन ऑफ इलाहाबाद, ये इलाहाबाद से हो नहीं सकती थी, तो या तो ये इलाहाबाद वाला पर्सन था या ये था। बट नेक्स्ट और क्लियर हो गया था कि उसके सामने वाला पड़ोसी इलाहाबाद वाला होना चाहिए, तो यहां से हमें ट्विंकल का सीट मिल पाया। देन ऑल द situations are given to you after this and your solution is this one. अब जैसे उसने नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए वो पूछ लेता हु इज फ्रॉम हरिद्वार, हु इज फ्रॉम वेयर द अमिताभ, हु इज फ्रॉम वेयर द मेरठ पर्सन, हु इज बेगूसराय फ्रॉम रिलेशन, दैट्स ऑल क्वेश्चन you can be solve easily. Thank you.